नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कहा कि ये बहुत संवेदनशील प्रकरण है और बहुत हृदय विदारक घटना थी। जैसे ही मुझे इस घटना की सूचना मिली थी, हमने तत्काल पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हमने तत्काल महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी कमेटी का गठन किया और एसआईटी ने पूरी जांच की। अब जो ऑडियो सामने आया है उसमें कई लोगों के नाम लिए गए हैं। हमने ऑडियो की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। जिन लोगों ने ऑडियो में बात की है उनसे भी पुलिस ने बात करने की कोशिश की है। कहीं भी कोई दोषी होगा तो वो छूटने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। एक ऑडियो के आधार पर राज्य में इतना बड़ा बवंडर किया जा रहा है। हम हर तरह से मामले की जांच के लिए तैयार हैं। अंकिता भंडारी केस में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले को लेकर बयान दिया। पूरे प्रकरण में सरकार किसी भी जांच के लिए तैयार है। सीएम धामी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि किसी भी जांच के लिए सरकार तैयार है और सीएम धामी ने यह भी कहा कि वो अंकिता के माता पिता से मिलेंगे और जैसा उनके माता पिता कहेंगे उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से, और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। और हमारा ऐसा ट्रैक रिपोर्ट रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा, तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। एक में वो ऑडियो में ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला हूँ। जो हमारे महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, वो ये भी कह रहे थे। अब पता नहीं, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने अन्य बातें भी बहुत सारी की गई हैं। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे। तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर ऐसी बात है कि इसमें एक दो ऑडियो पर बात होती है। ऑडियो के पास बात होने के बाद सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून में नहीं होती है जी, देहरादून से सीधे दिल्ली होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक ऑडियो के आधार पर इतना बड़ा बवंडर राज्य के अंदर किया जा रहा है। हम भी राज्य के अंदर काम करते हैं, हमने भी ईमानदारी से काम किया है, और कोई भी अगर किसी के पास भी कोई सबूत होगा तो मैं बिल्कुल आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई छूटने वाला नहीं है। हाँ, अगर देखिए, हिंदुस्तान के अंदर उम्र कैद की सजा बहुत बड़ी सजा होती है, और किसी को उम्र कैद की सजा मिली हुई है, अगर कोई उसमें कोई और होता तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उसका नाम नहीं बताते, उसका नाम जरूर बताते। और एक ऑडियो में वो आपस में बात करते हुए यह भी कह रहे हैं, एक में कह रहे हैं कि इसकी हत्या हुई है, बेटी के बारे में कहते हैं कि हत्या हुई है, और दूसरे में कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अब इनकी कौन सी बातों को सच माना जाए? मैं तो आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप ही लोगों में से कोई अगर किसी का कोई प्रश्न हो इस बारे में, तो एक में कहते हैं कि हत्या हुई है और दूसरे में खुद ही कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अगर हम इनकी आत्महत्या की बात मान लें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यायालय में जाके इससे उनको इसका कहीं ना कहीं इस रूप में भी कोई जो है कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है? इतनी बड़ी सजा हो चुकी है। हम हर जांच के लिए तैयार। हमने कब मना किया कि हम कोई जांच नहीं करवाएंगे? हमें जो जांच की आवश्यकता पड़ेगी हम वो सब जांच करवाने को तैयार है। आपको पता है, पिछली बार छात्रों का मामला आया था, तो छात्रों के मामले में हमें लगा कि भाई 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और सच में छात्रों को लग रहा था कि कोई इसमें गड़बड़ है, क्या है। तो हम गए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पेपर आ गया, बाहर आ गया। एक बात थी, तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए,
तो हमने सीबीआई जांच की संस्तुति करी और उसके बाद पूरी कमेटी बैठा ली। कमेटी बैठाने के बाद हमने उस परीक्षा को भंग भी कर दिया। इसमें भी अब जिन्होंने शिकायत करी है, उस अगर वो उनकी मनसा अगर साफ है, वो न्याय दिलाना चाहते हैं, हम भी न्याय दिलाना चाहते हैं। हमारी बेटी है, हमने न्याय के लिए ही उसके लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन भी आरोपी तीनों के तीनों जेल से बाहर नहीं आ पाए, एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आए। उम्र कैद की सजा हो रही है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर महेंद्र भट्ट जी हैं, ये हमारे महामंत्री हैं, अगर ये किसी आरोप में दोषी होंगे और जेल ये चले जाएं प्रभारी जी हमारे, बताइए मुझे। तो अगर ये जेल जा रहे होंगे, सजा हो रही होगी, तो क्या इनका नाम नहीं बताएंगे? उन तीनों ने नाम बताना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रकरण आया है, बहुत गंभीर प्रकरण है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या ये नहीं लगता कि भाई एक नाम बोल दिया ऑडियो से, ऐसा ही ऑडियो पेपर लीक के मामले में भी हुआ था। अब हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई क्या है कि पेपर लीक में भी इसी प्रकार का ऑडियो बनाया जाता है, उसके बाद हंगामा किया जाता है। इसके बाद जो है कुछ लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी अंकिता को बार बार उसकी आत्मा को इस तरह से करके राज्य के अंदर एक माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है वो उसको आगे, अरे भाई राजनीति करने के और बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए उत्तराखंड की जनता के विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप अच्छे मुद्दे लाइए और इस मुद्दे पर हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, हम हर जांच के लिए तैयार। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट ट्विटर सब देख लिए उनके। वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? आज राज्य हमारा नवाचार के मामले हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, विकास के प्रकरण हों, आज देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। बहुत सारे क्षेत्रों में हम पहले नंबर पर हैं, और जो हमारे प्रतिपक्ष के हमारे मित्र हैं, उनको ये सहन नहीं हो पा रहा है। उनको पता है कि जनता का विश्वास उनके साथ नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कुचक्र, इस प्रकार के षड्यंत्र करने का लगातार वो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जनता सब जानती है, फैब्रिकेटेड माहौल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हाँ, मैं अब चूंकि आप लोगों ने, सब लोगों ने सारे प्रश्न कर लिए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, सीएम धामी ने अपना बयान दिया है और कई सारी बातें कही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो पत्रकार हैं उनके जवाब दिए गए हैं सवालों के। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलेंगे। क्या कुछ देखने को मिल सकता है, कब मिलेंगे, क्या कुछ आगे? देखिए प्रिया, जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में लगातार जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं, ऑडियो सामने आए हैं, उसके बाद से लगातार देखा जाए तो जो राजनीतिक भूचाल है वो देखने को मिल रहा है, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर जो है अन्य माध्यम, और तमाम तरीके से सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, सीबीआई की मांग की जा रही है। और उसी के चलते आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित हुई, इसमें जो है जब सीएम धामी से ये सवाल किए गए कि आखिरकार जो
अंकिता भंडारी मामला है उसमें सरकार किस तरह का कदम उठाने जा रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे प्रकरण पर संवेदनशील है। इसमें जब ये मामला सामने आया था तो उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस दौरान भी साफ तौर पर कहा था कि जो इसके आरोपी है उनको पकड़िए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिए और उस पर गिरफ्तारी की गई। इसके साथ साथ उनकी निशानदेही पर सब बरामद किया गया और आगे की कार्रवाई जो है वो की गई। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि इस पूरे प्रकरण में जो दोषी हैं वो एक दिन के लिए भी अभी तक बाहर नहीं आए हैं, उनको जो जिस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए तो उससे ज़्यादा कार्रवाई जो है की जा रही है। आज जब कारावास को लेकर के उनके कार्रवाई की सजा सुनाई गई है और ऐसे में अगर देखा जाए तो उस दौरान जो एसआईटी की जांच हुई उस पूरे जांच में सब कुछ खुलासा हुआ है। और यही जिस तरह से उन्होंने कहा कि लगातार सीबीआई की जांच, उन्होंने कहा कि वे किसी जांच से भाग नहीं रहे हैं, नहीं किसी जांच को वे चाहते हैं कि नहीं होगी। जो भी जांच है वो कराना चाहते हैं, लेकिन साक्ष्य उसी हिसाब से आए, साक्ष्य अगर पूरे प्रस्तुत किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से जांच कराएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे प्रकरण पर जो राजनीति कर रहे हैं लोग वह चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वह जो अंकिता भंडारी है उनके माता पिता से मिलेंगे और उनसे जानकारी करेंगे और वो जो भी चाहते होंगे उसमें वह कदम जो है सरकार उठाने का काम करेगी। योगेश, अंकिता भंडारी के माता पिता से वो मिलेंगे, देखना होगा क्या कुछ आगे कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं। ऐसे में वीआईपी का नाम आया और अब इस पर कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है। एसआईटी का जिस तरीके से जिक्र किया, तो वीआईपी के एंगल को लेकर कोई कार्रवाई, एक्शन? जिस तरह से सोशल मीडिया पर ऑडियो सामने आई और उसके बाद से लगातार जो उर्मिला सनावर है या ये कहा जाए सुरेश राठौर हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। पूरे प्रकरण में ऑडियो के बाद से जिस तरह से एसआईटी का गठन हुआ उनकी जांच के लिए और उनसे जो है साक्ष्य मांगे जा रहे हैं, लगातार जो है नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, नोटिस देकर उनको बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, लेकिन अभी तक पूछताछ में वो अभी सामने नहीं आए हैं। और उस प्रकरण में अगर देखा जाए तो साफ तौर पर सरकार का स्टैंड यही है कि एसआईटी जो है पूरे तरीके से जाँच कर रही है, जो भी साक्ष्य हैं वो उनके सामने प्रस्तुत किए जाएं। अगर वीआईपी का भी एंगल है तो वीआईपी के एंगल से भी जो तमाम जानकारियां हैं वो की जाएंगी। उसके बाद जो है उस पर पूरे प्रकरण पर जो है जांच जो है की जाएगी। यानी कि सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि सरकार किसी भी जांच से भागने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से जो भी जांच है, जो भी इसमें चाहे वो सीबीआई की जांच हो या अन्य कोई भी जांच जो कराना चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह से जो सरकार है वो तैयार है, लेकिन साक्ष्य उस तरह से सामने पेश होने चाहिए। जी बिल्कुल योगेश, ऐसे में बीते दिन ये खबर सामने आई कि जो दुष्यंत गौतम है जिनके ऊपर आरोप लगा, उन्होंने कई सारे नेताओं के ऊपर भी कांग्रेस, यूकेडी और क्या बोलते उर्मिला और सुरेश राठौर के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। ऐसे में और अब सीएम धामी का भी बयान सामने आया है, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं या फिर विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है? हाँ देखिए, इसमें कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल का बयान इसमें पूरी तरह सामने आया। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर जो है आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर सीबीआई की जांच जो है उसकी संस्तुति कर देनी चाहिए। और अभी तक अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में अगर इस तरह से आपने कहा कि दुष्यंत गौतम की ओर से जो है इसमें एफआईआर कराई गई है, तो डालनवाला थाने की अगर हम बात कर लें तो उसमें एफआईआर लॉन्च कराई गई है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, यूकेडी हो, इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है उनके खिलाफ करें और इसके साथ साथ सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर जो है उनके खिलाफ भी जो है इसमें जो है एक एफआईआर लॉन्च कराई गई और साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, चाहे वो जो है प्रदर्शन के मामले में हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो। तो उसमें एएमबी एक्ट और अगर देखा जाए तो आईटी एक्ट के तहत जो है इसमें बीएनएस की जो धाराएं हैं उनके तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसके बाद जो पुलिस है वो पूरे मामले पर जो है जाँच कर रही है। जी बिल्कुल योगेश, आगे देखना होगा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ जो कार्रवाई है उसमें बदलाव किए जाते हैं। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीबी राम जी बिल पर कहा कि ये जो नया अधिनियम बना है इसका उद्देश्य मनरेगा का नाम बदलना नहीं बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की पुनर्रचना है, जिससे ग्रामीण इकाइयां मजबूत हों और एक ग्राम केंद्र योजना बने। विकसित भारत के लक्ष्य को विकसित गांव के जरिए साकार करने के लिए ठोस कानून व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। ये विकास आधारित योजना है, ये गारंटी प्रदान करेगा। आगे सीएम ने कहा कि अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का हक मिलेगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी तय होंगे। वहीं अगर धनराशि मिलने में देरी हुई तो उसके लिए भी भरपाई की जाएगी। वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर मुआवजा दिया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं को असली ताकत दी गई है। ये अधिनियम जो नया बना है ये केवल मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की फिर से पुनर्संरचना करना है।
जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत हों, ग्राम इकाइयां मजबूत हों और ये ग्राम सेंट्रिक योजना बने, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है, बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को, जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है, अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहां पर काम करने वाले हैं उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी भरपाई की जाएगी। यानी कि जो भी देरी होगी, वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा भी दिया जाएगा। और इसमें किसान हितों की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती की बुआई कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, इससे किसानों की जो मजदूरी की कमी नहीं होगी, खेती की लागत नहीं बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसान विरोधी नहीं है, जैसा इसके बारे में जिनको केवल विरोध करना है वो कह रहे हैं, बल्कि किसानों के प्रति ये बहुत संवेदनशील अधिनियम है। और इसमें मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा कि ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को असली ताकत प्रदान की गई है और इस योजना में कोई काम थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि ग्राम सभा जो तय करेगी कि हमारे गांव में कौन से काम होने हैं, हमारी ग्राम पंचायत में किन योजनाओं पर धनराशि दी जानी है, उन्हीं योजनाओं के लिए धनराशि बनेगी। गांव की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन से काम प्राथमिक होंगे, और ये सारी की सारी तय करने की जिम्मेदारी अब ग्राम सभाओं की होगी। कम से कम 50% कार्य सीधे अब ग्राम पंचायतों के स्तर पर कराए जा सकेंगे। जॉब कार्ड, पंजीकरण योजना निर्माण, सब ये ग्राम सभा के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। काम की क्वालिटी अच्छी हो और उसकी उपयोगिता भी हो। ये नहीं कि पहले के समय में कोई भी काम करवा दिया जा रहा है, बजट की खानापूर्ति की जा रही है, बजट खपाने के लिए केवल काम किया जा रहा है। इस प्रावधान में उन सभी को गुणवत्ता पर आधारित, उपयोगिता पर आधारित किया गया है। और अब बिखरे हुए जो 260 प्रकार के अब काम नहीं होंगे, बल्कि अब 4 स्पष्ट श्रेणियां होंगी। एक जल संरक्षण का होगा, तालाब, चेक डैम, स्टाफ डैम, ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, आजीविका की परिसंपत्तियां, एसएसजी, सेट मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के लिए कोई भवन इत्यादि बनाना है, सेट बनाना है, स्किल सेंटर बनाना है, हार्ट बनाना है, या आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी। अब इस अधिनियम के बाद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इसकी धनराशि लगाई जा सकेगी। इसमें रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज, पिचिंग, इस प्रकार के काम होंगे। इस प्रकार के कामों से गांव में सबको काम भी मिलेगा और गांव भी मजबूत होगा, ग्राम सभा के लोग भी मजबूत होंगे। और इस अधिनियम में महिलाओं की सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई बहनें हैं उनके लिए स्किल सेंटर, उनके लिए भवन का निर्माण, ग्रामीण हाट, ये सब बनाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को गांव में ही काम मिलेगा, उनकी आजीविका बढ़ेगी, रोजगार के साधन उनके होंगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी आधारित इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार किया गया है, जैसे कि बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो टैगिंग और जीएसआई मैपिंग, मोबाइल ऐप, सार्वजनिक डैशबोर्ड, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन,
साल में 2 बार अनिवार्य रूप से सोशल ऑडिट का भी प्रावधान किया गया है। इन सभी तकनीकों का प्रयोग इस योजना को भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार गारंटी योजना बनाता है और साथ ही जो इसका प्रशासनिक ढांचा है उस प्रशासनिक ढांचे को भी इससे मजबूती मिलेगी। जैसे ग्राम रोजगार सहायक, फील्ड असिस्टेंट, तकनीकी सहायक आदि इस योजना की रीढ़ है जो मुख्य रूप से इस योजना को संचालित करते हैं या धरातल पर उतारने का काम करते हैं, समन्वय का काम करते हैं। इनके प्रशिक्षण के लिए, इनके मानदेय के लिए और इनकी मॉनिटरिंग के लिए जो पहले प्रशासनिक खर्च 6% की धनराशि इसमें सुनिश्चित थी, 6% की धनराशि का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 9% किया गया है, यानी कि 3% धनराशि इसमें बढ़ाई गई है। इससे काम की क्वालिटी बढ़ेगी, भुगतान समय पर होगा और मॉनिटरिंग और मजबूत होगी। और इससे इस प्रावधान के बाद, इस अधिनियम के बाद वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा, यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनेगा और राज्यों को भी लाभ होने वाला है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भट्टा फॉल के पास ग्रामोत्थान परियोजना के तहत 100,91,000 की लागत से बनने वाली वे साइड एमिनिटीज का शिलान्यास किया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस परियोजना से महिला स्वयं सहायता समूह को आजीविका के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने निर्माण कार्य समय पर पूरा करने और महिलाओं की ओर से संचालित रेस्टोरेंट विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इससे पर्यटकों को स्थानीय व्यंजनों का स्वाद मिलेगा और महिलाओं की आय में वृद्धि होगी। रिप जोनल के अंतर्गत वे साइट एमिनिटी सेंटर का शुभारंभ हमने आज यहाँ पर किया है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपया है। इसके बनने के बाद जो हमारी सीएलएफ की बहनें हैं उनको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ पर उसकी मार्केटिंग, उनके उत्पादों की बिक्री होगी, क्योंकि भट्टा फॉल जो टूरिस्ट फॉल है बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है 9 माह के अंदर ये बनकर पूरा हो जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि हमारी समूह की बेटियां अपने घर से बाहर निकलकर जहां घर का काम करती हैं, उसके बाद समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं। आज 1,65,000 से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। और चाहे दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, लगातार इस दिशा में काम कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24x7। नमस्कार।